गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। आज का हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। ढंग से सुनना, चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर नॉलेज इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के टोटल 2 एस्पेक्ट हैं, या फिर अभी जिस स्टेज पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्टेज पे मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर के 3 एस्पेक्ट हैं। एक है इस चैप्टर से जुड़ी हुई नॉलेज जो बहुत 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 कीमती है, ज़िंदगी भर काम आएगी। दूसरा है इससे रिलेटेड अकाउंटिंग जो मैं सिखा दूंगा, मेरी गारंटी। तीसरा है इसमें आएगी ढेर सारी कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप बचपन से आपको मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है और 100 में से 80 बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का काफ़ी अच्छा खासा रोल आएगा। अगर आपको टेबल वेबल याद नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। पहला एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं अपन नॉलेज की बात कि सर डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन 2 चीज़ों का फ़र्क होता है, एक होता है असेट, एक होता है एक्सपेंस। असेट के बारे में हमने पढ़ा है कि ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसका बेनिफिट हमें अगले साल मिले वो क्या है, असेट। एक्सपेंस हमने पढ़ा ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसका बेनिफिट इसी साल मिले वो क्या है, एक्सपेंस। अब मैं बात करने वाला हूँ कि यार मैं कोई एक मशीन ख़रीद के लाया जो कितने की थी, 5 लाख रुपए की थी, और मुझे उसका बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलने वाला था 1 2 3 4 5। जब मैं उसको ख़रीद के लाया तब आप बोलोगे उसको कि सर ये एसेट है क्योंकि उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा। मैंने उसको पूरे 1 साल यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद ईयर की एंड डेट पे भी हम क्या कहेंगे, सर ये एसेट है क्योंकि इसका बेनिफिट हमें अगले साल भी मिलेगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एसेट का आपको बेनिफिट इस साल भी तो मिला। 5 साल बेनिफिट मिलने वाला था तो उस 5 में से 1 साल तो ये भी था, आपको बेनिफिट इस साल भी मिल गया, और जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो तो क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है। तो ये मशीन इस क्लोजिंग डेट पे 100% आप इसको असेट नहीं बोल सकते। इसका कुछ पोर्शन तो हमारे लिए क्या बन चुका है, एक्सपेंस बन चुका है, और कुछ पोर्शन जिसका बेनिफिट अभी मिलना बाकी है वो क्या है, मेरे लिए अभी भी असेट है। इसको एक कंसेप्ट के साथ और बहुत सारी कहानियों के थ्रू इसको समझते हैं। कंसेप्ट तो है इसका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में, आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैचिंग कंसेप्ट से भी पहले 2 कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए थे। एक तो था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, और तीसरा है मैचिंग कंसेप्ट। तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उसकी लाइफ क्या मान लो, परपेचुटी, इन्फिनिटी मान लो कि ये गोइंग कंसर्न है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो इसकी जो लाइफ है वो है इनडेफिनिट, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यार अगर इसकी लाइफ इन्फिनिटी तक है तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग में तो रिजल्ट निकालना पड़ता है कि हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब ये बिजनेस तो ज़िंदगी भर तक चलेगा, तो आप इसका फ़ायदा कब निकालोगे कि फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कब पता पड़ेगा आपको। तो आप जो इसकी लाइफ इन्फिनिटी तक है ना, उस लाइफ को आप ब्रेक करो, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करो। तो पूरी दुनिया ने यूनिवर्सल कंसेप्ट अपना रखा है कि हम बिजनेस की लाइफ को 1-1 साल में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो हम जो हिसाब लगाएंगे ना वो ईयर टू ईयर बेसिस पे लगाएंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो इंडिया में जो ईयर चलता है अकाउंटिंग के लिए, जिसको अपन फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वो कब से कब तक चलता है, अप्रैल से लेके मार्च। अभी जो ईयर चल रहा है वो ईयर कौन सा है सर, अभी जो चल रहा है वो है अप्रैल 24 से लेके के मार्च 25, जिसको अपन बोलते हैं 24-25। जैसा आपका एकेडमिक ईयर चलता है वैसा ही फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो मैं हर 31 मार्च को, ऑन 31 मार्च मैं क्या बनाता हूँ, हिसाब बनाता हूँ कि इस पूरे साल में मैंने कैसा परफॉर्म किया, कितनी इनकम अर्न करी और कितना मैंने खर्चा किया। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, गौर से सुनना, बहुत नॉलेजेबल बातें करेंगे अपन आज। मैं पूरे साल का हिसाब कब बनाता हूँ, एंड ऑफ द ईयर, कि क्या कमाया क्या गवाया। अब ये जो अकाउंटिंग होती है, जो हिसाब किताब होता है, ये होता है 2 बेसिस पे। 2 तरीके की अकाउंटिंग होती है। एक तो अकाउंटिंग होती है कैश बेसिस वाली, और एक होती है ड्यू बेसिस वाली। कैश बेसिस वाली अकाउंटिंग ये कहती है कि जितना मिला उसको ही इनकम मान लो,
जितने पैसे दिए उसको ही खर्चा मान लो। मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंस कैसे डिटरमाइन होगी? कैश बेसिस पे डिटरमाइन होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप अब इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो और 50 स्टूडेंट्स की फ़ीस कितनी है? 10,000। 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन इस 5 लाख की फ़ीस में से 5 स्टूडेंट्स ने मुझे पैसे नहीं दिए अभी तक, साल ख़त्म हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। उनके पेरेंट्स ने कहा है कि हम आपको नेक्स्ट मंथ में दे देंगे, पर ईयर एंड हो गया, 5 स्टूडेंट्स की फ़ीस नहीं आई है। 5 इंटू 10,000 50,000 की फ़ीस नहीं आई है, तो मुझे रिसीव कितना हुआ? 4,50,000। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो कैश बेसिस वाली अकाउंटिंग है, ये कहती है कि आप अपनी इनकम उतनी ही मानो जितना आपने रिसीव कर लिया हो, 4,50,000। अब 4,50,000 के अगेंस्ट में मैंने खर्चे कितने किए? जो भी खर्चे किए आप खर्चा उतना ही मानो जितना आपने पैसा दिया हो। अब मान लो मेरा जो रेंट है, कोई और खर्चा नहीं है, सिर्फ रेंट ही है, और वो रेंट है 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो गया? 3,60,000। 12 महीने का कितना हो गया बेटा? 3,60,000। मैंने है ना मार्च का रेंट अभी पे नहीं किया, क्योंकि मार्च का रेंट मैं कब पे करता हूँ? बाद में पे करता हूँ। तो मार्च का रेंट पे नहीं किया है, 11 महीने का रेंट पे कर दिया है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 3,30,000। कैश बेसिस क्या कहता है कि आप अपना खर्चा उतना ही मानो जितना आपने पे कर दिया हो। तो खर्चा माना जाएगा 3,30,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 450 में से 330 गए, 1,20,000 का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। ये है मेरी ईयर 1। ठीक है। ईयर 2 की कहानी। ईयर 2 में क्या हुआ कि वही 50 स्टूडेंट्स ही थे, फीस भी 10,000 ही थी, तो टोटल फीस 5 लाख ही थी। लेकिन वो जिन पिछले 5 बच्चों की फ़ीस बाकी थी ना, उन्होंने भी इस साल दे दी, और इस साल जो 50 बच्चे थे उन्होंने भी फ़ीस दे दी। तो इस साल मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 5,50,000। तो कैश बेसिस पे 5,50,000 में क्या मानूंगा? इनकम मानूंगा। और मेरा खर्चा कितना हुआ? क्योंकि इस बार पैसा ज़्यादा आया था, तो मैंने भी किसी का बाकी नहीं छोड़ा। जो 30,000 रुपीज़ पर मंथ का मेरा रेंट था 12 महीने का, वो भी पे कर दिया, 3,60,000। और पिछला जो 1 महीने का बाकी था वो भी मैंने पे कर दिया। तो टोटल पेमेंट मैंने कितना कर दिया? 3,90,000। ठीक है। तो अब क्या दिखेगा कि सर 5,50,000 में से आपने 3,90,000 क्या करे हैं? पे करे हैं। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1,60,000। तो ईयर 2 में मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा? 1,60,000। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मेरे स्टूडेंट्स बढ़े? क्या 50 के 50 रहे? क्या मेरी फ़ीस बढ़ी? क्या 10 की 10 ही रही? मतलब मैंने पिछले साल जो बिज़नेस था मेरा, वही बिज़नेस मेरा इस साल है। बिज़नेस में कोई एक्सपेंशन, कोई इंक्रीमेंट, कोई ग्रोथ हुई क्या? नहीं हुई ना। लेकिन ये देख के क्या लगता है कि सर आप पिछले साल आप 1,20,000 कमाते थे, तो अब इस साल कितना कमाते हो? 1,60,000 कमा रहे हो, तो आपकी तो कमाई बढ़ गई। पर रियली में मेरी कोई कमाई बढ़ी क्या? असल में मेरा बिजनेस बढ़ा क्या? नहीं। तो ये जो कैश बेसिस वाली अकाउंटिंग है ना, ये आपको ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती, ये आपको सच्ची और साफ सुथरी पिक्चर नहीं बताती। तो हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो कैश बेसिस वाली नहीं पढ़ते। अकाउंटिंग एग्जिस्ट करती है कैश बेसिस वाली, पर हम उसको नहीं पढ़ते। 100% वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग फॉलो करी जाती है वो कौन सी है? ड्यू बेसिस वाली। ड्यू बेसिस वाली क्या कहता है कि जो भी चीज़ इस साल को बिलोंग करती है ना, वो इस साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। आपने उसको पे किया हो कि नहीं किया हो, आपने उसको रिसीव किया हो कि नहीं किया हो। तो अब ड्यू बेसिस वाली अकाउंटिंग क्या कहेगी कि भाई साहब 50 बच्चे 10,000 की फ़ीस कितना हो गया? 5 लाख। 5 बच्चों ने फ़ीस नहीं दी, 50,000 नहीं दी, रिसीव भले ही 4.5 लाख हुआ हो, लेकिन वो जो 5 बच्चों ने 50,000 रुपये नहीं दिए, वो बिलोंग तो इस साल को करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते हैं? इस साल को बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी फ़ीस ड्यू तो इस साल हो गई ना, तो वो इस साल की इनकम है। तो ड्यू बेसिस पे आप कितना रिकॉर्ड करो? पूरी अपनी 5 लाख की इनकम रिकॉर्ड करो। और जो 50,000 रुपये आपको मिलने बाकी हैं, वो अब इनकम तो इसी साल की है, पर मिलेंगे कब? अगले साल। बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। तो वो क्या बन गया आपके लिए? असेट। समझ में आया? लेकिन इनकम कितनी काउंट होगी? पूरी की पूरी 5 लाख। और वही किस्सा किसका? रेंट का।
कि आपने भले ही 11 महीने का पे किया हो पर ड्यू तो हो गया ना। अपन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुक करते हैं कि नहीं करते, कि ड्यू तो हो गया, इस साल का है वो, भले ही पैसे मत दो, पैसे दे दोगे तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं दोगे तो आपके ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। तो भाई आपका खर्चा कितना माना जाएगा, पूरा का पूरा 3,60,000 माना जाएगा ड्यू बेसिस पे, जिसमें 330 आपने पे कर दिए, 30,000 आपने पे नहीं किए, तो आपके ऊपर क्या है, ये लायबिलिटी। और इस दौरान मेरी अब इनकम कितनी मानी जाएगी, 1,40,000। कौन सा भाई, ईयर 1। ईयर 2 में 5 लाख तो मिले ही मिले, पिछले साल के बकाया 50,000 भी मिल गए, भले ही आपको 5.5 लाख मिले हो, पर उसमें से इस साल को कितना बिलोंग करता है, 50 तो पुराना वाला मिला ना, तो इनकम जो इस साल को बिलोंग करती है, जो इस साल ड्यू हुई है, वही मानेंगे। कितनी मानेंगे, 5 लाख मानेंगे। आपने रेंट कितना पे किया, सर इस साल के 12 महीने के तो पे किए ही किए, पिछले साल का 1 महीना जो बाकी था वो भी पे कर दिया, तो आपने भले ही 390 पे किया हो, पर 390 में से 30,000 तो आपकी पिछले साल की लायबिलिटी थी, वो तो आपने लायबिलिटी के केस में पे किए। इस साल का खर्चा तो कितना माना जाएगा, 360 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो सर इस साल भी आपका खर्चा कितना हुआ, 360, तो इस साल भी आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 140। तो ईयर 2 में भी क्या आएगा, 140। ठीक है, अब देखो 50 के 50 बच्चे, 10,000 की 10,000 फीस, क्या मेरी कोई बिजनेस में कोई ग्रोथ हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, नहीं। क्या मेरे पीएनएल में कोई ग्रोथ इंक्रीमेंट तुम्हें दिख रहा है? अब सबको पता पड़ रहा है कि इन्होंने पहले साल में भी 140 कमाए थे, दूसरे साल में भी 140 कमाए, तो ये वाला ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है? तो भैया अकाउंटिंग किस पे चलती है, ड्यू बेसिस पे, ईयर टू ईयर बेसिस पे और ड्यू बेसिस पे। जो इस साल की इनकम है इसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो इस साल के खर्चे हैं वो इसी साल रिकॉर्ड होने चाहिए, भले ही आपने पे किए हो कि नहीं किए हो। ये समझ में आया? अब अगला कंसेप्ट चलता है। अगला कंसेप्ट और भी भारी है। अगला कंसेप्ट यूँ कहता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर ईयर में कोई इनकम रिकॉर्ड कर ली तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे इसी साल रिकॉर्ड होने चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन मैचिंग कंसेप्ट। अब मैं ड्यू व्यू की बात नहीं करूँगा, भले ही आपके ऊपर खर्चा ड्यू ना हुआ हो, भले ही आपने किसी को पैसे ना दिए हों, भले ही आपको किसी को पैसे देने के हों कि ना हो, देने ही नहीं है सर मेरे को तो पैसे, लेकिन मैं कहूँगा अगर इस इनकम को अर्न करने के लिए कोई खर्चा हुआ है तो इनकम इस साल रिकॉर्ड हुई है तो खर्चा भी इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फुल फ्लेज एग्जाम्पल समझते हैं कि मैंने ना एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी, मैंने नहीं, हमारे अब्दुल्ली सर ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी। प्रिंटिंग प्रेस में जो मशीन लाए हो 5 लाख की मशीन लाए हो, 5 लाख नहीं 10 लाख की मशीन लेके आए हो, ठीक है। अब पेपर्स खरीदे, लेबर्स लगे, लेबर्स की वेजेस लगे, सारा खर्चा हुआ, जो चीज़ें प्रिंट हुई उनको बेचा उन्होंने 15 लाख रुपए में। साल भर की इनकम कितनी हुई, 15 लाख, ठीक है। और अब जो 15 लाख कमाने के लिए जो उनको खर्चा करना पड़े ना, बिजली पानी का खर्चा, स्टाफ की सैलरी का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, दुनिया भर की जिस किसी भी चीज़ों का खर्चा हुआ ना, वो सारा खर्चा कितना हुआ, 10 लाख रुपए का। कितने का खर्चा हुआ, 10 लाख। इनका प्रॉफिट कितना हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख। अब जो मशीन 10 लाख की खरीद के लाए थे वो 5 साल चलने वाली थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10 लाख रुपए तुमने स्टार्टिंग में सबसे पहले दिए, ये 10 लाख रुपए कोई 1 साल का खर्चा नहीं है, ये 5 साल का खर्चा। ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना। अब अगर ये 5 साल का खर्चा है तो हर साल का खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 5 साल, हर साल का खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। अब दिल्ली सर यूँ समझ रहे हैं कि यार मैं माल ला रहा हूँ 10 लाख का, बेच रहा हूँ 15 लाख में, 5 लाख का मेरा प्रॉफिट है। वो 5 लाख को ही अपना प्रॉफिट मान रहे हैं और वो समझ चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। उनको यूँ लगता है कि जो भी 5 लाख का प्रॉफिट है वो किसका है, मालिक का है, और मालिक कौन हूँ मैं, तो ये 5 लाख रुपए मेरा है। और अब ये 5 लाख रुपए वो कहाँ ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं और खा पी के नक्की कर देते हैं। पूरे 5 लाख रुपए खत्म। मतलब उन्होंने पहली बार बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, जिस 10 लाख रुपए से वो क्या लिया है, मशीन लिया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, या डायग्राम से समझाऊं तुम्हें। हमारे अब्दुल्ली सर, ठीक है,
अब्दुल सर ने स्टार्ट किया एक बिज़नेस, उस बिज़नेस में उन्होंने अपने पर्सनल 10 लाख रुपए लगाए, तो उनका कैपिटल कितना हुआ 10 लाख। और 10 लाख रुपए पहले तो कैश में आए थे, फिर उस कैश से वो क्या खरीद रहा है, मशीन। तो कैश में से गए 10 लाख की क्या है, मशीन। अब इस मशीन का इस्तेमाल करके उन्होंने 15 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख का प्रॉफिट। 5 लाख का जो प्रॉफिट था वो कहाँ आ गया इनके पास, कैश में। और 5 लाख का प्रॉफिट इन्होंने अपने कैपिटल में ऐड कर दिया। मेरा कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख। उन्हें कहा मैंने कमाया, मेरा प्रॉफिट है, घर ले जाते हैं। तो पूरे 5 लाख रुपए घर ले गए बेटा, सोना नहीं। इतनी बढ़िया कोई कहानी चल नहीं रही, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे घर ले गए और घर खा पी के नक्की। मीन्स नतीजा क्या हुआ, 10 लाख का जो कैपिटल था उसमें ऐड हुआ पहले तो प्रॉफिट 5 लाख, कैपिटल हो गया 15 लाख। फिर वो घर ले गए तो माइनस हो गया उनका ड्राइंग्स, कितना 5 लाख। तो कैपिटल वापस से कितना हो गया, 10 का कैपिटल 10 ही रहा। उनको लगा बढ़िया है, बिजनेस चल रहा है, 10 का कैपिटल लगा रखा है, 5 लाख कमाया, 5 लाख घर ले गए। कमाते किस लिए, कमाते ही क्यों, अच्छे से रहने के लिए, खर्चा करने के लिए, पूरा ले गए। अब ये कहानी उन्होंने 5 साल चलाई, और 5 साल के बाद हर साल 5 लाख कमाते, हर साल घर ले जाते, 5 लाख कमाते, हर साल घर ले जाते। अब 5 साल के बाद क्या हुआ होगा, मशीन खत्म। बोला था, जिससे खरीद के लाए थे ना उसने ही बोला था कि ये मशीन 5 साल चलेगी। और 5 साल के बाद मशीन ख़त्म, जो उसकी वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो गई। अब मशीन नहीं चल रही, अब बिज़नेस कैसे चलाएंगे, अब बिज़नेस कैसे चलाएंगे। अब बिज़नेस चलाने के लिए उनको नई मशीन लानी पड़ेगी। नई मशीन लानी पड़ेगी तो वापस से कैपिटल क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये कौन सा बिज़नेस है जिसको हर 5 साल में स्टार्ट करना पड़ता है, ये कौन सा बिज़नेस है, ऐसा थोड़ी होता है। उनसे एक कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, उन्होंने असेट और एक्सपेंस के बारे में तो पढ़ा, लेकिन इस असेट और एक्सपेंस के बीच के रिश्ते को नहीं पढ़ा, जो कहलाता है डेप्रीसिएशन। ये क्या है कि भाई अगर 10 लाख की मशीन तुम्हारे लिए असेट है और वो तुम्हें 5 साल बेनिफिट देने वाली है, तो इसका मतलब वो तुम्हारे 5 साल का खर्चा है। 5 साल का खर्चा है तो हर साल का खर्चा कितना है, 2 लाख। तो आपको क्या करना चाहिए, हर साल मशीन में से 2 लाख रुपए माइनस करके क्या मान लेने चाहिए, खर्चा मान लेने चाहिए। सुनते रहना, कहानी सब समझ में आएगा। आप 2 लाख खर्चा मान लोगे तो आप क्या समझोगे कि सर मैंने कमाए 15 लाख, 15 में से 10 तो खर्चे हो गए, और 2 लाख का कौन सा खर्चा है, डेप्रीसिएशन। कौन सा खर्चा है, डेप्रीसिएशन, जो मुझे किसी को देना तो नहीं है। डेप्रीसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब ये ऐसा खर्चा है जो किसी को देना नहीं है। मटेरियल का पैसा तो मटेरियल वाले को देना है, लेबर का पैसा लेबर को देना है। डेप्रीसिएशन किसी को कैश में देना थोड़ी है, ये तो आपको संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है, क्योंकि हर साल आप 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख जोड़ के रखोगे तो 5 साल बाद आपके पास वापस से 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और जब ये पुरानी वाली मशीन ख़त्म होगी तो आप नई मशीन वापस से ला सकोगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और आपका करेक्ट प्रॉफिट भी ऐसे ही निकलेगा कि भाई 15 में से 10 तो दे दिए, 5 लाख जो बचे, ये 5 लाख पूरा तुम्हारा मुनाफा नहीं है। इस 5 लाख को कमाने के लिए आपकी मशीन की भी तो घिसाई हुई, मशीन की भी तो वैल्यू कम हुई, तो ये भी तो आपका खर्चा है। तो 2 लाख 5 लाख में से माइनस करो, आपका प्रॉफिट 3 लाख ही है। आप घर पे मैक्सिमम कितना लेके जा रहे हो, 3 लाख रुपए लेके जा रहे हो। पर अब्दुल सर से गलती हुई, वो इस नन्हे से डेप्रीसिएशन को पहचान नहीं पाए और 3 के बदले में कितना ले जाते, पूरा 10 ले जाते, जबकि उनकी रियल कमाई कितनी थी, 3। रियल कमाई कितनी थी, 3। अब कोई बंदा कमाए 3 और घर ले जाए 5, तो धीरे धीरे उसका कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा, होगा। आपने लगाया ही 10 लाख है कैपिटल के रूप में, 2-2 लाख रुपए हर साल कम हो जाएगा, तो 5 साल में तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आप एक तरीके से बड़े बूढ़े कहते हैं इस बात को कि ये तो अपना मूल ही खा गया। मूल ही खा गया मतलब जो बिजनेस में इसने मूल लगाया ना 10 लाख, वो भी धीरे धीरे कहाँ ले गया, घर ले गया, और पूरा मूल खत्म हो गया, दुकान खत्म हो गई इसकी। अब वापस से बिजनेस क्या करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे हम ये तो समझ गए कि डेप्रीसिएशन हमारे लिए क्या है, खर्चा है। सर ये कितना हमारा खर्चा है? आप यूँ समझो कि अगर 10 लाख की चीज़
5 साल बेनिफिट देगी, तो उस 5 में से 1 साल तो ये भी है, तो जितना बेनिफिट उसने इस साल दिया वो तो आपका इस साल के लिए क्या है, खर्चा। बाकी का 4 साल का बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो वो क्या है आपके लिए, असेट। समझेंगे नहीं? और व्यवहारिक सी बात है, मैं इतना सब कुछ कहानी किस्सों में समझा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं थी मेरे को। ये तो मेरी गंदी आदत है कि मैं चाहता हूँ कि सारा ज्ञान बांट दूँ। नहीं तो मैं सिर्फ इतना सा कह देता कि बेटा आप कोई सा भी असेट खरीद के लाओगे और उसको 1 साल चलाओगे तो उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, कि उतनी की उतनी ही रहेगी? उतनी की उतनी रहेगी क्या, कम होगी ना। तो जो उस असेट की वैल्यू में गिरावट आई ना, क्यों आई? क्योंकि आपने उसको यूज़ किया, तो उस गिरावट को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रीसिएशन। अब सुनना अंग्रेजी में, डेप्रीसिएशन मीन्स रिडक्शन इन अ वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू को रिड्यूस होना। सर काय को रिड्यूस होना? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। क्या वर्ड यूज किया? नॉर्मल वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब यार मैं इसको यूज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ना धब्बे निशान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको, स्क्रैचेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सर आप चीज़ों को यूज करोगे तो टेबल पे देखो ना, नई नई लाए थे, जैसे जैसे यूज करोगे घिसती जाएगी चीज़, पुरानी होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन अगर यूँ कहो सर आपने कोई चीज़ खरीद तो ली पर अब उसको इस्तेमाल ही नहीं करो, तो मान लो मैं एक एसी और लगा दूँ, पर एसी का ज़रूरत है ही नहीं तो मैं चलाता ही नहीं, साल भर मैंने उस एसी को चलाया ही नहीं, तो भी क्या उसकी वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी? क्या गिरेगी? तो तब भी गिरेगी ही सही। तो डेप्रीसिएशन मीन्स रिडक्शन इन अ वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैल्यू क्या होती जाती है? कम हो जाती है। तो ये जो वैल्यू कम होती है, डेप्रीसिएशन का मतलब ही होता है रिडक्शन, किसी को एप्रिशिएट करना, बढ़ाना, चढ़ाना, और डेप्रीशिएट करना मतलब घटाना। तो डेप्रीसिएशन मतलब असेट की वैल्यू को कम करना। हमारा फोकस है क्यों। हमारा फोकस है क्यों। हम डेप्रीशिएट क्यों करते हैं? सर क्योंकि वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मान लो मैं ये स्मार्ट बोर्ड खरीद के लाया, ये मैं खरीद के लाया 1 लाख रुपए का, अब मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, साल भर इस्तेमाल करने के बाद बेचने जा रहा हूँ, तो जिससे मैंने ख़रीदा था मैंने उसका भाई साहब ये वापस ले लो, मेरे काम का नहीं है। तो क्या कह रहा भाई साहब, अब तो इसके 60,000 रुपये ही मिलेंगे। 60,000 रुपये ही मिलेंगे मतलब इसकी वैल्यू कितने से गिर गई? 40,000 से गिर गई। तो डेप्रीसिएशन 40,000 नहीं है। डेप्रीसिएशन का मतलब 40,000 नहीं है, जितने से वैल्यू कम होगी उतने से डेप्रीसिएशन नहीं कैलकुलेट होता। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता है उसके यूज़ से, उससे मिलने वाले बेनिफिट से। ये वर्ड याद रखना। डेप्रीसिएशन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सर हमें उस चीज़ से क्या मिला है? बेनिफिट, और जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। आप मुझे एक बात बताओ कि अभी तो मैं इस वाइट बोर्ड को, स्मार्ट बोर्ड को चला रहा हूँ ना, अभी तो मैं इसकी बेचने की इंटेंशन नहीं रखता, लेकिन मार्केट में इसकी रेट खबर करना चाहूँ तो मार्केट में इसकी वैल्यू पता हो सकती है। तो वैल्यू पता कर रहा हूँ तो 60,000 आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू 40,000 रुपये से गिर गई, तो क्या मैं इसके 40,000 का डेप्रीसिएशन लगा दूँ? नहीं। मैं क्या सोचूंगा कि ये स्मार्ट बोर्ड कितने टाइम चलेगा। मैं सोचता हूँ जैसा मेरा यूज़ है, सुबह से लेकर शाम तक चलता है। किसी का कोई कंप्यूटर के कोई लैपटॉप इतना नहीं चलता हो जितना ये स्मार्ट बोर्ड चलता है। सुबह 8:30 बजे से ऑन होता है तो शाम को 7 बजे ये बंद होता है, पूरे 11 घंटे चलता है ये। तो मेरे हिसाब से 4 साल भी चल जाए ना तो हम गंगा नहा गए। मेरे हिसाब से 4 साल चल जाए बस बहुत है। लेकिन अगर किसी का इतना यूज़ ना हो और कम यूज़ में आए तो हो सकता है उसके 5 साल चल जाएगा, उसके कितने साल चल जाएगा? 6 साल चल जाएगा। अब भैया मेरे तो 4 साल ही चलेगा, मेरा अंदाज़ा कहता है, तो मैं इस 1 लाख की वैल्यू को कितने साल में डेप्रीशिएट करूँगा? 4 साल में। 1 लाख डिवाइड बाई 4, 1 साल कितना आएगा? 25। तो मैं इसको कितने से डेप्रीशिएट करूँगा? 25 से। सर मार्केट में तो इसकी वैल्यू 40,000 रुपये से गिर गई। मार्केट गया तेल लेने, मुझे मार्केट से क्या लेना देना? हो सकता है कि इसमें लगने वाला एलिमेंट अगले साल महंगा हो जाए और इसकी रिटेल प्राइस 2 लाख रुपए हो जाए, और अब मैं सेकेंड हैंड भी बेचने जाऊँ तो 1.20 में बिक जाए, तो क्या मैं इसको डेप्रीशिएट नहीं करूँगा? नहीं, तो भी डेप्रीशिएट करूँगा। डेप्रीसिएशन का इसकी मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। डेप्रीसिएशन का लेना देना है सिर्फ और सिर्फ इसके आने वाले यूज से।
इसको यूज़ करने से मुझे मिलता है बेनिफिट, और जितना बेनिफिट मिलेगा उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और वो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। क्या बन जाएगा मेरे लिए? एक्सपेंस। सिंपल सी बात, 1 लाख का स्मार्ट बोर्ड 1 साल का खर्चा नहीं है, 4 साल का खर्चा है। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। हर साल इसमें से 25,000 क्या कर दूंगा? डेप्रिशिएट कर दूंगा। और इसको टाइमलाइन से समझे तो सर पहली बार लेके आया 1 लाख मतलब 100,000, पूरा साल इस्तेमाल किया, मुझे पता है कि ये 4 साल इस्तेमाल आएगा, मुझे पता है ये ऑलरेडी 4 साल इस्तेमाल आएगा, पूरा साल इस्तेमाल किया। तो मैंने क्या कहा? 4 में से 1 साल का बेनिफिट मिल गया, 1 लाख में से 25,000 का बेनिफिट मिल गया। तो चलो इसमें से 25,000 रुपये माइनस करो। ये 25,000 क्या है? इस साल का डेप्रिसिएशन, ये है इस साल का एक्सपेंस। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे हों, इस इनकम को अर्न करने के लिए मशीन चली कि नहीं चली, मशीन की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, मशीन से बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। तो भले ही आपको ये 25,000 किसी को देने नहीं है, पर मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एक्सपेंस तो आपको बुक करना पड़ेगा। अब 1 लाख में से 25 का बेनिफिट मिल गया, 75 का बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो 75,000 अब मेरे लिए क्लोजिंग डेट पे क्या रह जाएगा? असेट। अब उस असेट की वैल्यू 1 लाख से गिर के कितनी हो गई? 75। मुकुल पीछे से सेकंड नंबर का स्विच ऑफ कर दे, और वहीं से यहाँ तक समझते समझते आप कि 1 लाख में से 25 का बेनिफिट मिल गया, 75 रह गया। 1 साल और इस्तेमाल किया, वापस से 25,000 का बेनिफिट मिल गया। फिर से क्या है? इस साल का डेप्रिसिएशन। अब असेट की वैल्यू रह गई 50,000, फिर से 25, असेट की वैल्यू रह गई 25,000, और अब आखिरी साल है, इस साल भी बेनिफिट मिल गया। तो ये इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का खर्चा, असेट की वैल्यू हो गई 0 निल, क्योंकि अब असेट अगले साल नहीं चलेगा, उसका बेनिफिट अगले साल नहीं मिलेगा। है कि नहीं? लॉजिकल समझ में आया कि नहीं? तो अब समझो इसकी रियल डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन इज merely an allocation, merely an allocation of cost of asset, allocation of cost of asset during its useful life, during its useful life। या फिर और सिस्टमेटिकली बोले, डेप्रिसिएशन मीन्स systematic allocation of cost of asset during its useful life, कि सिस्टमेटिकली मैं इसकी कॉस्ट को इसकी यूजफुल लाइफ में क्या कर दूंगा? एलोकेट कर दूंगा। अब इसमें मैंने 2-3 वर्ड बोले, एक तो बोला सिस्टमेटिक एलोकेशन, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। फिर मैंने बोला ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, तो मैंने ड्यूरिंग इट्स लाइफ नहीं बोला, मैंने ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बोला। सर ये 4 साल में ख़राब हो जाएगा क्या? ये स्टार्ट होना बंद हो जाएगा क्या? ये चलेगा ही नहीं क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये चलेगा, लेकिन उतना एफिशिएंटली नहीं चलेगा कि मैं इसको चला पाऊँ, मैं इसको यूज़ में ले पाऊँ। इसमें लैग आ जाएगा, ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो मुझे आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी आदत है कि मैं इसको 5-4 साल में क्या कर देता हूँ? रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब मेरे लिए इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है? 4 साल। समझ में आया कि नहीं? अब भैया आपके बहुत सारे सवाल आने चाहिए, बहुत सारे सवाल बोल। कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारी अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन अलग है और मार्केट में रेट अलग है, उससे हमारी बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये हमारी अकाउंटिंग का एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसको अपन बोलते हैं, इस कंसेप्ट का नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता जाता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये क्यों है ये भी समझाता हूँ। मान लो कि मैंने कोई मशीन नहीं खरीदी, मैंने तो कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा। कितने का खरीदा? 10 लाख रुपए का एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। सर अब मार्केट में तो ज़मीन के टुकड़े की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, कम तो होगी ही नहीं, कम नहीं होगी। फिर भी आप लैंड तो यूज़ तो कर रहे हो, बेनिफिट तो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, पर कॉस्ट कम नहीं हो रही। कॉस्ट कम नहीं हो रही तो खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगाऊंगा, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता। लेकिन इसका जवाब देते हैं कि सर मार्केट में तो वैल्यू कुछ और होगी और आपकी बुक्स में तो कोई वैल्यू कुछ और है। अब मार्केट में अगले साल इसकी वैल्यू हो गई 12 लाख रुपए,
तो मैं इस 10 लाख की लैंड को चेंज करके 12 लाख नहीं कर सकता, मैं इसको 10 में ही शो करता रहूँगा। मार्केट में बढ़ते 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 इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो भी मेरी बुक्स में तो ये हमेशा कितने पैसे शो होगा, 10 लाख से ही शो होगा। ये कौन कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो उसकी कॉस्ट है उतने से ही वो रिकॉर्ड होता रहेगा। सर ऐसा क्यों? ये तो गलत है। आप तो एक तरफ पढ़ाते हो कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो आपकी अकाउंटिंग है, वो क्या देनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। तो ये तो ट्रू एंड फेयर है ही नहीं। आपकी ज़मीन की कीमत 1 करोड़ है और आप दिखा रहे हो कितने में? 10 लाख में। तो मैं पूछूंगा बेटा मैं और करूँ क्या? अगर मैं इस 10 को अगले साल 12 कर दूंगा तो जो 2 लाख रुपए, 10 की चीज़ 12 हो गई, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा, प्रॉफिट हुआ ना। तो ये प्रॉफिट आपने कमाया तो है नहीं, ये प्रॉफिट है अनरियलाइज प्रॉफिट। आपने रियलाइज कर लिया क्या? आपने वो ज़मीन बेच दी क्या? नहीं ना। आपके पास 2 लाख रुपए आ गए क्या? नहीं ना। तो आप अनरियलाइज प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। आपको वो उतने से ही बतानी पड़ेगी जितने से है वो है। लेकिन सर मार्केट में अगर इसकी वैल्यू, मान लो किसी ज़मीन की वैल्यू गिर गई, हो जाता है, गिर जाता है कि कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे ऐसा आ गया या कोई इंडस्ट्री वहाँ पे ऐसी आ गई कि अब मेरी ज़मीन फर्टाइल ही नहीं रही, अब लोग बाग उसको ख़रीदना ही नहीं चाहते, मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो मेरी ज़मीन की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब 10 की वैल्यू 7 ही रह गई है, तो फिर मुझे 7 लाख से वैल्यू कम तो करनी पड़ेगी। क्यों सर? आपने बेचा थोड़ी है, आपको नुकसान हुआ थोड़ी है, लेकिन एज पर ट्रू एंड फेयर व्यू आप अपने एसेट को बड़ा चढ़ा के थोड़ी दिखा सकते हो। अगला कंसेप्ट कहता है प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या कहता है? प्रूडेंस कंसेप्ट कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है जब तक हो नहीं जाता आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लोगों को अंधेरे में मत रखो, आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो वो आज पहली फुर्सत में बता दो, सबको आगाह करके रखो ताकि कोई आपके धोखे में ना रहे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब मार्केट में वैल्यू कुछ भी चलती रहे, मुझे उससे क्या मतलब? मैं बेचने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो उसको यूज़ ले रहा हूँ, जैसे जैसे यूज़ ले रहा हूँ मुझे ऐसा क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। आप अब्दुल्ली सर की कहानी से समझो, 15 लाख कमाने के लिए 2 लाख खर्च हुआ कि नहीं हुआ? मैंने 2 लाख को डेप्रिसिएट मान लिया। अब भले ही वो जो 10 लाख की मशीन है वो 4 लाख रुपए में ही मिल जाती हो मार्केट में, उसमें मार्केट की वैल्यू 4 लाख की हो गई हो, तो 6 लाख रुपए मेरा नुकसान थोड़ी हुआ है। मुझे तो ये मशीन 2 लाख की घिसाई के बाद 5 लाख रुपए कमा के दे रही है। मेरा इंटेंशन तो इसको चला के इससे हर साल 5 लाख रुपए कमाना है। 5 लाख कमाने के लिए मशीन चलानी पड़ी तो मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख है। मेरा प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है। फैक्ट है ये, ठीक है? और कोई डाउट है? अगर सर मशीन 3 साल ही चली तो बीच में ख़राब हो गई तो जब ये ख़राब हो जाएगी और आप इसको बेच दोगे तो हमने तो सर 4 साल अज्यूम करा था, क्योंकि आप कोई बाबा अंतर्यामी थोड़ी हो। व्हाट्सएप की मशीन चलेगी 4 साल है थोड़ी हो, ये तो अंदाज़ा है जो आता है आपकी प्रीवियस नॉलेज से। मैं ऐसी मशीन पिछले कई वर्षों से यूज़ करता आ रहा हूँ, मेरे को 4 साल चलती है। तो आप 4 साल में 25 डेप्रिशिएट कर रहे थे, अचानक से 3 साल बाद ये मशीन दिक्कत देने लगी और आपको बेचनी पड़ गई। तो अब होगा क्या? ये है, हम पढ़ेंगे। अब होगा क्या कि लाख रुपए की मशीन 25 माइनस करके कितनी रह गई? 75। फिर दूसरे साल में 25 माइनस करके कितनी रह गई? 50। फिर तीसरे साल में 25 माइनस करके कितनी रह गई? 25। अब चौथा साल तो ये चली ही नहीं, तो क्या करोगे आप इसको? क्या करोगे? सर संभाल के रखेंगे, सीने से लगा के रखेंगे। आया है, बेच देंगे। बिजनेस में कैसा लगाओ? आप बेचोगे। सर कवाड़ा टंडीरा कितने में बिकेगा? कितने में बिकेगा? तू बोल रहे हैं जितने में बेचना चाहते हैं बेच दे, बता। 10,000 में बिकेगा सर। तो आपकी बुक्स में वो चीज़ कितने से शो हो रही है? 25,000 से, और आपने उसको बेचा कितने में? 10,000 में। डेप्रिसिएशन सब जितना यूज़ किया उतना डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू आपकी बुक्स में 25,000 है। 25 की चीज़ को आप 10 में बेचे, जो 15,000 का क्या हुआ? फ़ायदा के नुकसान? नुकसान। हम लॉस बुक कर लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना? 15,000। और हम तो बेटा इतनी हद तक ध्यान रखेंगे कि सर साल की शुरुआत में थोड़ी ख़राब हुई, आधा साल निकल गया था, चलते चलते ख़राब हो गई। बेटा आधा साल निकल गया था तो आधे साल भी तो तूने यूज़ किया, आधे साल भी तो तुझे बेनिफिट मिला, तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पूरे साल का 25 लगता है तो कितना लगेगा? 12,500। तो इसका मतलब इस 25 में से 12.5 गए, अब वैल्यू कितनी बची है? 12.5।
और इस 12.5 की चीज़ को तूने 10 में बेचा, है ना, तो 2,500 का तेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, बोल भाई तू भी बहुत देर से। हाँ वो बात बाद में करते हैं, पहले इसी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी लेते हैं। उदित का डाउट है कि सर हम डेप्रिसिएशन तो लगाते जाएंगे, 1 लाख में 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, और आप समझो खुले मन से नहीं समझ में आए तो बार बार पूछो, जितनी चीज़ पूछ सकते हो उतनी पूछो, कि अगर मैंने डेप्रिसिएशन 4 साल में लगाया, 25,000 रुपये मैंने डेप्रिसिएशन लगा के उसकी 4 साल बाद वैल्यू कर दी 0, असेट की वैल्यू हो गई 0, और डेप्रिसिएशन लगाना मतलब अपने प्रॉफिट में से इमेजिनरी अमाउंट कम कर देना। वो 25,000 आपने किसी को दिए थोड़ी हैं, 1 लाख रुपए दे के मशीन तो पहले ही ले आए थे आप। अब जो 25,000 रुपये आप खर्चा मान रहे हो, ये 25,000 किसी को दे रहे हो क्या, ले आदर्श मेरे मशीन का डेप्रिसिएशन तू रख ले, नहीं ना। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। हम हमारे मन में सोच के हमारा प्रॉफिट कम कर रहे हैं, ताकि क्या हो, अब्देली सर पूरा 5 लाख गैंड ले जाके उड़ा ना दे। अब अब्देली सर को ध्यान रहे उसका प्रॉफिट 3 लाख ही है, ताकि जो उसके पास 5 लाख रुपए बचे थे उसमें से 3 लाख घर ले जाए, 2 लाख बिजनेस में ही रहे। 2 लाख बिजनेस में रहेंगे तो 5 साल बाद 10 लाख रुपए पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। और मेरे एग्जाम्पल में 25,000 करके 1 लाख रुपए पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। उदित कह रहा है अब 4 साल बाद मशीन 1 लाख की थोड़ी आएगी, मशीन ज़्यादा की आई तो, मैं कह रहा हूँ मशीन कम की आई तो, वो बात अपन बाद में करेंगे, वो अभी डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन फिर से कह रहा हूँ क्या है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। जो उस असेट की कॉस्ट है उसको आपको क्या करना है, एलोकेट करना है, बांटना है। कहाँ बांटना है, उसकी यूज़फुल लाइफ में। अभी तो मैंने यूज़फुल लाइफ पूरी बताई भी नहीं आपको। यूज़फुल लाइफ मैंने कहा कि ये मशीन तो चलेगी पर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा 4 के बाद, तो यूज़फुल लाइफ। ऐसी यूज़फुल लाइफ वो पीछे पड़ा वाइट बोर्ड, उसको मैंने यहाँ से निकाल के ऊपर रख दिया वहाँ पे, तो वाइट बोर्ड चलने के लिए मना थोड़ी करना, नहीं मैं नहीं चलूँगा, उसको तो लिखो तो चल रहा है बढ़िया, काम में आ रहा है, पर हम उसको यूज़ में नहीं ले रहे। समझ में आया, यूज़फुल लाइफ आपके अकॉर्डिंग है। हाँ, आप में से कोई है जो बाइक को तेज़ चलाता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ? एक रिसर्च में आया था कि लड़कियाँ बहुत तेज़ चलाती हैं, लड़कों से ज़्यादा तेज़ लड़कियाँ चलाती हैं। कोई है? आतिफ असलम, तो ज़्यादा तेज़ चलाता है, अभी रेस लगा लेना उससे। अब मान लो ये आतिफ कुत्तों की तरह गाड़ी दौड़ाता है ये, हाँ, जैसे कुत्ते हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, और अबे मांझू तू तो पीछे रह जाएगा, गाड़ी आगे। ठीक है चलो, आतिफ का तो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। आतिफ गाड़ी दौड़ाता है कुत्तों की तरह और मैं चलाता हूँ इंसानों की तरह। ठीक है, हम दोनों ने सेम गाड़ी ली, कौन सी लेनी बेटा, कौन सी? हम दोनों ने ली हायाबुसा। छोटी मोटी क्यों लेंगे? अब ये अबे थाले तो सुनो, अब वो तो कुत्तों की तरह दौड़ा रहा है, उसकी गाड़ी तो 4-5 साल में ख़त्म हो जाएगी। मैं इंसानों की तरह, मेरी तो 50 साल भी चलने को होगी तो चल जाएगी। तो गाड़ी आती है 15 लाख की, 15 लाख उसके तो 5 साल ही बेनिफिट मिलेंगे, तो 15 लाख को 5 में डिवाइड कर देगा, 3 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल। मेरे तो 50 साल चलेगी, तो मैं उस 15 लाख को 50,000 से डिवाइड कर दूँ, 50 साल से डिवाइड कर दूँ, तो मेरा डेप्रिसिएशन तो बहुत कम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कह रहा हूँ मैं कि यार आप उस असेट को किस हद तक, कितने टाइम तक यूज़ करते हो, उसके बेसिस पे आपको उसकी कॉस्ट को क्या कर देना है, एलोकेट कर देना है। ठीक, अक्षत ने मुझसे पूछा कि सर आपने सोचा 4 साल, चली 3 साल, तो मैं क्या कह रहा हूँ, लॉस हो जाएगा, बेच देंगे तो लॉस हो जाएगा। मैंने सोचा 4 लाख चल गया 5-6 साल, तो क्योंकि मैं अगर 4 साल सोच रहा हूँ तो मैं तो क्या करूँगा, 4 साल में उसकी वैल्यू 0 करके रख दूँगा। अब मेरी बुक्स में वैल्यू क्या हो गई, 0, पर ये जो वैल्यू 0 हुई ये तो अकाउंटिंग बुक्स में हुई, असल में तो असेट है और चल भी रहा है, बेनिफिट भी मिल रहा है, मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं इसको रिप्लेस करूं, तो मैं चला रहा हूं, बेनिफिट तो मिल रहा है, तो सर कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रही। तो ये आपका इसके बाद क्या आने लग जाएगा, प्रॉफिट आने लग जाएगा। मतलब अब क्या हुआ, अब्देली सर की मशीन 5 साल के बाद 6ठे साल भी चलने लग गई। तो अब अब्देली सर क्या कहेंगे कि इस 6ठे साल में तो पूरा प्रॉफिट कितना है मेरा, 5 लाख है कि नहीं है, है ना? तो ये होगा मशीन के साथ।
डन। और कोई कंसर्न? सर अगर हमने आज कोई मशीन खरीदी और 2 दिन बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म हुई तो फिर? सर हमने कोई मशीन आज ही खरीदी, मतलब आज का मतलब है इसका 28 मार्च को खरीदी और 3 दिन बाद तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च, तो मैंने तो उस मशीन को 3 दिन ही चलाया, तो तू उसका डेप्रिसिएशन 3 दिन का लगाएगा। अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन 25,000 है तो 25,000 365 डेज़ का है, तो डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 3 डेज़ करेंगे अपन उसको, क्योंकि आप 2 दिन क्यों करें? अब ज़रूरी थोड़ी कि मैं कोई भी ऐसे खरीद के लाऊँ तो 1 अप्रैल को ही खरीद के लाऊँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खरीद के लाऊंगा भाई। तो जितने दिन यूज़ करोगे उतने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे दिन गिनने पड़ेंगे अपन। अक्सर क्वेश्चन में 1 अक्टूबर देते हैं लोग, 1 अक्टूबर हैप्पी बर्थडे वाली डेट है, हम बहुत ये 1 अक्टूबर की डेट बार बार आएगी, तो हम मान लेंगे कि DK गोयल साहब का हैप्पी बर्थडे कब है? 1 अक्टूबर को है, नहीं मुझे पता नहीं, पर मान लेते हैं DK गोयल साहब का बर्थडे कब है? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को कोई चीज़ खरीदोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने इस साल, 6 महीने इधर और 6 महीने उधर। अगर आप 1 अक्टूबर को खरीद के 31 मार्च तक चलाओगे तो भी डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा, और अगर आप किसी चीज़ को शुरू से यूज़ करते आ रहे हो और 1 अक्टूबर को बेच दोगे तो भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपने उसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यूज़ किया है। जितना दिन, जितने महीने यूज़ करोगे उतने दिन उतने महीने का क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। और कुछ? इतना उससे बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो मैंने फालतू ही खरीदा, मैं तो इसका कोई ऐसा यूज़ लेता ही नहीं, सिर्फ लिखता ही तो हूँ मैं इसमें, तो वो तो मैं उस पर भी लिख सकता था। बस मुझे बेनिफिट कितना मिला कि ये एक बटन दबाता हूँ सब खत्म हो जाता है ना। तो मिटाना आसान हो गया, पहले घिसता रहता था अब वो आसान हो गया। गलती अंडू करने में आसानी रहेगी। पहले मेरे पास बोर्ड की स्पेस कम रहती थी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ सिखानी हो तो रब करना ही पड़ता था। अब तो मर्जी पड़े जितने पेजेस से क्या कर दो, आप ऐड कर दो। पुराना रिकॉल कराना हो तो ये एरो पे क्लिक कर दो, कितने सारे बेनिफिट हैं। पर सब उतना तो बेनिफिट नहीं है कि 1 लाख रुपए दिए जाए, मत होने दे। मेरी कॉस्ट तो 1 लाख की लग रही है, मेरा खर्चा तो उतना ही लग रहा है। अब मैंने खर्चा ज़्यादा कर दिया, कमाई उतनी नहीं हुई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरी इनकम कम है, मेरा खर्चा ज़्यादा है। मान लो किसी साल अब्दुल अली सर को पूरा काम नहीं मिला और उनकी सेल 15 लाख नहीं हुई, उनकी सेल हुई 11 लाख रुपए, तो खर्चा तो उतना ही रहेगा ना। 10 लाख का दूसरा खर्चा, 2 लाख का डेप्रिसिएशन, तो 11 लाख सेल हुई तो क्या हुआ? खर्चा तो 12 लाख ही है। इस साल अब्दुल अली सर को प्रॉफिट ना हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, अभी भी एक डाउट तो आप पूछ ही नहीं रहे हो मुझसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछना चाहिए तुम्हें। हाँ, टोटल वैल्यू शो करते मतलब मशीन 1 लाख की लेके आए तो हाँ 1 लाख से वो हमारा असेट हो गया 1 लाख से। हाँ, वापस फिर हम, अब देखो इसका डाउट थोड़ा अकाउंटिंग वाइज है, तो अकाउंटिंग वाइज बात करते हैं हम। क्या हुआ कि जब मैं मशीन खरीद के लाया ना सर, जब मैं मशीन खरीद के लाया 1 लाख रुपीज़ की खरीद के लाया, मशीनरी मेरे लिए असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो डेबिट, एंट्री करूँगा मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख। अब इसमें से मुझे 2 लाख की वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है, तो डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि सर मशीन यूज़ हुई तो मुझे इस साल बेनिफिट मिला, जिसका बेनिफिट मुझे इस साल मिले वो क्या है मेरे लिए? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो जाए तो डेबिट, है ना। और इस खर्चे की वजह से मेरे असेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। ये तो पढ़ चुके हो ना आप, डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेबिट, ये तो पढ़ चुके हो। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, अब आप बहुत अच्छा खासा पढ़ चुके हो, हर चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आएगी। अब आप समझना इसका इम्पैक्ट लेजर में क्या आएगा कि भाई जब मैं मशीन खरीद के लाया तो ये रहा मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है तो लिखेंगे अपन टू बैंक अकाउंट, कितना, 10 लाख, डन। फिर अगली एंट्री क्या हुई, सर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो मशीनरी क्या हो गया, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ डेप्रिसिएशन, तो ये बाय वाली साइड है, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितना, 2 लाख। अब हमने लेजर वाले चैप्टर में सीखा है कि असेट एंड लायबिलिटी का क्या बनाया जाता है, बैलेंस, इनकम और एक्सपेंस क्या कर दिया जाता है, P&L में ट्रांसफर। दिख रहा है, जो कोई नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है क्या, हाँ ओके। तो यार ये तो असेट है ना सर, इसका तो बैलेंस निकलेगा, बैलेंस कैसे निकलेगा, 10 लाख में से 2 लाख गए तो बैलेंस कितना निकलेगा, 8 लाख, यहाँ बन जाएगा ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सीख लेना बेटा, यही करना है अपन, ये नहीं करना आपसे, जर्नल एंट्री वाले दिन गए, अब सिर्फ डायरेक्टली लेजर बनाना है, और ऐसा का ऐसा ही बनेगा, डिट्टो सेम। ये ईयर 1 कंप्लीट हो गया मेरा, अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, तो ये बाय का हो जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 8 लाख। फिर इस पूरे साल यूज़ किया मैंने, फिर पूरे साल यूज़ किया तो पूरे साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, तो फिर से ये एंट्री पास करूँगा, बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख। अब जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, यार तुम तो तालियां ही नहीं बजाते हो, बेकार लोग हैं। 8, और ये तमाशा चलता रहेगा, फिर ओपनिंग बैलेंस 6, फिर 2 का डेप्रिसिएशन 4, ओपनिंग बैलेंस 4, 2 का डेप्रिसिएशन 2, ओपनिंग बैलेंस 2, 2 का डेप्रिसिएशन, वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि मेरी मशीन 100% क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, आया तो बजाओ तालियां। बस समझ में आ गया ना आप लोग, क्लियर, ओके। और कोई डाउट, अभी भी एक सवाल नहीं पूछ रहे हो आप, अकाउंटिंग से सवाल मत पूछो, दुनियादारी के सवाल पूछो, जैसे वो मशीन नहीं चली तो, मशीन ज़्यादा चल गई तो, ऐसे कुछ सवाल पूछो। अब मैं नहीं पूछ रहे हो तो मैं क्लिक नहीं कर रहा तो मैं बताता हूँ, सोचो 1 लाख की मशीन खरीद के लाया, आग वाग लग गई तो मनुष्य साले, इसका भी जवाब दे दूँगा। मशीन 1 लाख की खरीद के लाया, सुनना प्लीज़, मशीनरी 1 लाख की खरीद के लाया, मैंने सोचा 4 साल चलेगी, कम चली ज़्यादा चली उसका जवाब अपन ने दे दिया, कम चली तो नुकसान हो गया, ज़्यादा चली तो फ़ायदा हो गया, ये बात अपन कर चुके। अब मैं कह रहा हूँ सर आप खुद सोच रहे हो कि 4 साल चलेगी, चलेगी, 4 साल चलने के बाद गायब थोड़ी हो जाएगी, 4 साल की चौथे साल की 31 मार्च को गायब, सुबह में आऊँगा मुझे पता ही था कि अब तो ये ख़त्म हो गई, अब ये बचेगी ही नहीं, ये तो उड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, ऐसा थोड़ी हो, मशीन चलना बंद हो जाएगी। आप कह रहे हो यूज़फुल लाइफ, आप यूज़ नहीं करोगे, मशीन तो अभी भी चल रही है, तो उस मशीन को आप यूज़ नहीं करोगे तो क्या करोगे, समझदारी क्या कहती है कि बेच बाज दो, जिसका मतलब नहीं उसको रख के क्या मतलब, जो आप चलते में नहीं चला रहे हो उसको रख के अपने पास कवाड़ा करके बाद में तो क्या चलाओगे आप, तो बेच बाज दो आप इसको, ठीक है। तो अब जब आप बेचोगे तो कितने में बेचोगे इसका भी अंदाज़ा आज ही लगा लो, क्योंकि सबको पता है 1 लाख रुपए जो लगाए हैं 4 साल के लिए लगाए हैं, पर वो 1 लाख रुपए 4 साल बाद गायब नहीं हो जाएंगे, उसका कुछ अमाउंट की रिकवरी तो होगी। अब मैं कहता हूँ 4 साल चलाने के बाद चालू कंडीशन में 20,000 रुपये की बिक जाएगी, कितने की बिक जाएगी, 20,000। सर ये आप कैसे कह सकते हो, अरे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, एस्टीमेट है, अकाउंटिंग में एस्टीमेट लगता है। सर नहीं 20,000 नहीं मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले तो, अरे 20,000 नहीं मिले, कम मिले, लॉस हो गया, ज़्यादा मिले तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो बात नहीं कर रहे, जिस साल प्रॉफिट लॉस होगा उस साल रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आज ही सबको पता है कि लाख रुपए का जो आप खर्चा करके लाए हो ये पूरा लाख रुपया खर्चा नहीं है, इसमें से 20,000 रिकवर हो जाएंगे, तो आपका खर्चा कितना है फिर 80,000 का है कि नहीं, तो आपको डेप्रिशिएट कितना करना चाहिए, 80 तो करना चाहिए ना, और आप कह रहे हो 4 साल चलेगा तो 80,000 डिवाइड बाई 4, 1 साल का डेप्रिशिएट कितना आना चाहिए, 20,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको अपन बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, कि हम पूरी उसकी कॉस्ट को एलोकेट नहीं करते,
उस कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू क्या कर देते हैं, माइनस। स्क्रैप मतलब कबाड़ा, कि जब ये चीज़ कबाड़े के रूप में आप बेचोगे तो कितने में मिलेगी, वो माइनस कर दो। रिमेनिंग अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल वैल्यू। और इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। टाइम बताना बेटा कितना हुआ है, 5, 10। हाँ, अभी तो 5 मिनट बाकी है। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, तो अब मेरी कॉस्ट जो है वो है कितनी, 1 लाख। 1 लाख में से माइनस करूंगा स्क्रैप वैल्यू कितनी, 20,000। 20 गया, 80 बचा। तो पहली बात तो ये 80 का टेक्निकल टर्म सुन लो। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं अपन डेप्रिशिएबल वैल्यू। क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, 80,000 डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट कितना है, 4 ईयर्स। 80,000 डिवाइड बाय 4 ईयर्स मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000। कितना है, 20,000। एक तो है डेप्रिशिएबल वैल्यू और एक है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब अब मैं हर साल 20,000 कम करूँगा, 2 साल 20,000 रुपये माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी, 40 नहीं 60। असेट की वैल्यू तो 60 ही बचेगी। असेट तो 1 लाख से ही रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। असेट तो 1 लाख से ही रिकॉर्ड होगा। 20,000 डेप्रिसिएशन 80, 20,000 डेप्रिसिएशन 60। तो ये जो 60,000 आज की तारीख में वैल्यू पड़ी हुई है, ये है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। क्या है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डेप्रिशिएट करने के बाद वैल्यू है। इसको बोलते हैं अपन WDV। क्या बोलते हैं, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू में से उड़ाया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है, राइट ऑफ। अकाउंटिंग भाषा में किसी बैलेंस को कम करना होता है, किसी को कम करना होता है तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ। क्या बोलते हैं, मतलब मुझे दक्ष से 5,000 रुपये लेने, अब दक्ष दे ही नहीं रहा साला, मैं ख़त्म करूँगा, नहीं देगा, मान लो डूब गए, तो मैंने दक्ष का बैलेंस क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, उड़ा दिया। तो ये जो असेट की वैल्यू मैं कम करता हूँ इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। तो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं WDV। क्या बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। और कोई डाउट, बोल। रिकॉर्ड 1 लाख से करेंगे कि 80,000 से करेंगे, कितने से करना चाहिए, 1 लाख से। जेब से पैसा 1 लाख गया तो 1 लाख से ही करेंगे। अब नतीजा क्या निकलेगा, आप वैल्यू में ही समझ लो। 1 लाख से रिकॉर्ड करेंगे, 4 साल तक 20 80,000 डेप्रिशिएट करेंगे तो बुक्स में मेरी वैल्यू कितनी है, जो स्क्रैप वैल्यू मैंने सोची थी 20,000 बची है। अब ये 20,000 की चीज़, अबे 4 साल पहले दिमाग लगाया था, 4 साल में तो दुनिया जाने कितनी बार घूम जाती है। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि तुम अंतर्यामी थोड़ी कि 20 ही मिल जाएंगे तुमको, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। अब 20 की चीज़ बेचने के 18 मिले, 2,000 का लॉस हो गया। 20 की चीज़ बेचने गए 30,000 रुपये मिल गए, 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना भी अपन सीखेंगे। और कोई डाउट नहीं, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। बाय, सी बंद कर दे बेटा इसको।